ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है everyone? And those who are online, I hope my audio, video and everything is clear to all of you. So officially welcome to CA course. How many of you are excited for CA course? Almost everyone, right? Excited for this course? अच्छा, क्या सुना इस कोर्स के बारे में आपने? Oh my God, you are doing CA. Are you sure? यही सुना रहेगा ना आपने? क्या सुना बताओ? CA करने वाले हो? हाँ? जैसे ही किसी को आपने बोला रहेगा कि आप CA कर रहे हो तो पहला रिएक्शन क्या था उनका? मोटिवेटिंग था या डिमोटिवेटिंग था? डिमोटिवेटिंग था, राइट? और फिर आपको सेल्फ डाउट आने लग गया कि आप CA करना चाहिए क्या? ऐसा हुआ है ना? ओके. So let's have all the clear cut scenario of this course कि ये कोर्स एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, उनकी जुबानी सुनिए जो ऑलरेडी इस कोर्स को पार कर चुके हैं, राइट? रादर देन उनके पास से मत सुनिए जो इस कोर्स के बारे में सिर्फ सुन चुके हैं. इस कोर्स को हमने सिर्फ सुना नहीं है, हमने इस कोर्स को पूरा किया है, राइट? एंड दैट टू एट योर एज. उसी एज में, जिस एज में आपने स्टार्ट किया हमने भी स्टार्ट किया था, और हमने उसी एज में इसको कंप्लीट किया जहां करना चाहिए. एट द एज ऑफ 21.5 I was CA. And that too, how many years back, you know? Almost your birth year. Which is your birth year? 2007. एक साल पहले उससे, एक साल बाद भी नहीं, एक साल पहले उससे हमने इस कोर्स को कंप्लीट किया है. उस टाइम पर ऑब्वियसली रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है वो कम था, नंबर ऑफ क्लासेस कम थे, टीचर्स कम थे, फैंसी नोट्स, इजी नोट्स, कलर्ड नोट्स ये भी कम थे, इंटरनेट भी कुछ खास नहीं था, यूट्यूब का तो नामो निशान भी नहीं था. स्टिल वी कंप्लीटेड दिस कोर्स वेरी स्मूथली. उस टाइम पर तो इंडिया रिजल्ट्स जो थे वो 5-10% के बीच में हुआ करते थे. फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको. अभी तो फाउंडेशन का रिजल्ट 20%, 25% के बीच में जाता है, कभी कभी 15% आ जाता है, वो अलग बात है, बट अप्रॉक्सीमेटली 20% रिजल्ट है फाउंडेशन का अभी. सो ओवरऑल मिथ्स पे बिलीव नहीं करते हुए फैक्ट्स पे बिलीव करेंगे हम लोग. ओके, ऑल ऑफ यू. मिथ्स मतलब वो चीज़ें जो आप गलत सुनते हो और मान के चलते हो कि यही है सही, उसको मिथ बोलते हैं. तो मिथ्स पर विश्वास नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर जब एंटर किए तो इस कोर्स को पूरा समझ लेते हैं. CA फाउंडेशन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 4 सब्जेक्ट्स. ईच पेपर इज ऑफ इंडिविजुअल 1 सब्जेक्ट, राइट? एंड आपको हर पेपर में कितना मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 100? कितना? 40? आर यू श्योर? या 50? इंडिविजुअली हर पेपर में आपको कितना स्कोर करना है इंडिविजुअली? कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है इंडिविजुअल का? है. कितना है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? 40. यस, सब्जेक्ट वाइज जो पेपर वाइज रिक्वायरमेंट है वो 40 का है, बट चारों पेपर मिलकर 40 40 40 40 अगर आ गया तो 160 होता है. आर यू पास? नो, बिकॉज चारों का मिलकर जो होता है उसे एग्रीगेट बुलाया जाता है इधर, और एग्रीगेट में आपको चाहिए 200. करेक्ट. यस. सो CA फाउंडेशन ओवरऑल वेटेज जो है वो 200 का होता है, जिसमें से आपको 400 का होता है, जिसमें से आपको चाहिए कितना? 200. करेक्ट, ऑल ऑफ यू. ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट यू वांट हाउ मच? 40 मार्क्स. अच्छा, ऐसा हुआ तो चलेगा क्या कि मुझे स्कोर आया 200 का और एक सब्जेक्ट में 38 आ गया, तो क्या मैं पास हूं? नहीं. श्योर? 200 स्कोर है मेरा, एक सब्जेक्ट में भी मैथ्स है ना, हमारे कॉमर्स वालों का तो वही दुश्मन होता है. तो मे भी मैथ्स का सब्जेक्ट है जिसमें 38 आ गया, तो क्या मैं पास हूं? नहीं. फिर कितने सब्जेक्ट्स देने होंगे हमको? व्हाट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव टू गिव अगेन? ऑल 4. CA come again, right?
ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज पासिंग भी होना चाहिए, एग्रीगेट भी होना चाहिए, कहीं पर भी आप मिस आउट कर देते हो तो आपको फिर से सब देना होता है, राइट? तो बात क्लियर है सबको? ओके। बाकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज होती है या जो आईसीआई के साथ जो फॉर्मेलिटी होती है जिसको हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो सब फॉर्मेलिटीज आपको अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अगले लेक्चर में आपको वो फॉर्मेलिटीज क्लियर हो जाएंगी। हम अभी स्पेसिफिकली बात करेंगे मेरे और मेरे सब्जेक्ट के बारे में, राइट? So friends, I am CA Prashant Sarda. I am going to teach you the core subject we can say of commerce. Core subject मैं इसलिए बोल रहा हूँ because इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने 11th-12th में पढ़ा रहेगा, बट 11th-12th का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस टोटली अलग रहेगा। जिन लोगों को 11th-12th में ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, आता था रादर, और भी पसंद आएगा। और जिन लोगों को ये सब्जेक्ट 11th-12th में बिल्कुल पसंद नहीं आता था, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। यहाँ पर दो रीजन है इसके। फर्स्ट रीजन मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट? तो पसंद आना ही है आपको, ऑब्वियसली। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू ऑन द फर्स्ट डे दैट यू आर गोइंग टू लव दिस सब्जेक्ट। एंड सेकेंड, एक सिंपल सा इसका रीजन है। आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी सब्जेक्ट और अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? लेक्चर के पहले सर लग रहा था थ्योरी है, बट आप पूछ रहे हो तो प्रैक्टिकल बोल देते। हाँ, क्या लगता है, थ्योरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, ये आपको लगता था 12th तक, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब हम रियल लाइफ से रिलेट करते हैं इसे। कैसे सर? अंडरस्टैंड वन फैक्ट दैट इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके इस पूरे करिकुलम का कि आप जो सुनते हो ना स्टॉक मार्केट, आप जो सुनते हो ना गवर्नमेंट पॉलिसीज, आप जो सुनते हो ना आरबीआई पॉलिसीज, ये सब कुछ आप आपके सिलेबस में यहां पर सीखने वाले हो। कैसे इकोनॉमी वर्क करती है, कैसे रियल लाइफ में चीजें चेंज होती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, आरबीआई का क्या रोल होता है अपनी इकोनॉमी में, ये सब कुछ आप एक्चुअली सीखने वाले हो। और मजा आने वाला है आपको प्रैक्टिकल वर्ड सीखने में। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे करियर में ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपने कभी देखा रहेगा ना कि आप कोई फैमिली के फंक्शन में हो और कोई डॉक्टर आता है, डॉक्टर होते हैं ना, हमारे कोई रिलेटिव है, सपोज आपके मामा आपके काका कोई डॉक्टर है, तो जनरली उनके आसपास एक या दो कोई तो पर्सन आ जाते हैं और वो बोलते हैं, "वाह, कैसे हो, अच्छे हो, ये थोड़ा पैर बहुत दुख रहा है आजकल, बहुत दिनों से पता नहीं क्या हो गया है ना।" अब वो बेचारा डॉक्टर, आपका जो रिलेटिव है, आपका मामा आपका काका, वो यहाँ पर शादी एंजॉय करने आए, मगर बाकी रिलेटिव्स इनके पास आके क्या कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि अरे ये मेरा गुड़गा बहुत दुखता है, आजकल सिर बहुत दुखता है। हाँ, होता है क्या ऐसे? वैसी सेम चीज़ हमारे साथ होता है जब हम लोग फंक्शंस में जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं और आसपास कोई तो आता है रिलेटिव वगैरह, और वो हमें बोलता है कि अरे यार वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं, शेयर मार्केट बहुत ऊपर है अभी, आप थोड़ा कुछ बताओ ना उसके बारे में। एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर ऑल्सो डॉक्टर, दे आर हेल्थ डॉक्टर, वी आर वेल्थ डॉक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोग क्या बनने वाले हो, वेल्थ डॉक्टर। और जब आप बोलते हो कि आप वेल्थ डॉक्टर बनने वाले हो, तो इसका मतलब वेल्थ को मैनेज करने का पूरा जिम्मेदारी आपके पास रहेगा। एंड डेफिनेटली गाइस, 100% I am going to tell you that you are going to become a wonderful chartered accountant if you learn everything from basics. Just completing this course for the sake of completion doesn't give you anything. आप बस ऐसा मत सोचो आपको डिग्री चाहिए, कैसे भी दिला दो भाई, सर रट्टा मरवा लो मगर हमको डिग्री दिला दो। अगर आप ऐसे सीए बनना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर एट अ रॉन्ग डेस्टिनेशन। हाँ, हम सीए बनाते हैं और हम क्वालिटी सीए बनाते हैं। आप खुद आपके इंटरव्यू में 10 सीए के अंदर डिस्टिंग्विश होकर दिखोगे, आप अलग होकर दिखोगे, क्योंकि आपको वो चीजें पता होगी जो बाकी लोगों को पता नहीं होगी, डेफिनेटली। और वही होता है कंसेप्चुअल लर्निंग ऑफ सिलेबस। सिर्फ डिग्री लेकर क्या कर लोगे मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदी के पास डिग्री है, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा के पास डिग्री है, मैं क्या करूं उसकी डिग्री का, अगर मुझे वो काम में ही नहीं आने वाली है तो? मेरे ऑर्गेनाइजेशन को नेहा का अगर कोई इनपुट मिलने वाला है, नेहा का कोई काम मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, तो मैं उसको सैलरी देना चाहिए ना, कि नेहा एक सीए इसलिए उसको सैलरी दूं मैं। मुझे क्या करना है नेहा सीए, तो घर में रख भाई तुम्हारा डिग्री,
अगर आपकी डिग्री मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ यूज में आने वाली है तो मैं उसको सैलरी दूंगा, कुछ प्रमोशन दूंगा। मैं चाहूंगा कि नया मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़े। सही बोल रहा हूं ना मैं? अदरवाइज सिर्फ आप एक रट्टा मारकर सीए बन जाओगे तो किस ऑर्गेनाइजेशन के काम में आओगे? किसी भी नहीं। इनफैक्ट सीए हो इसलिए तुम एक्सपेक्ट करोगे सैलरी कम से कम 50-70 हज़ार रुपए महीना, जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है किस गधे को दे रहा हूं मैं और क्यों दे रहा हूं। 3 महीने 6 महीने बहुत हो गया, वो आपको निकाल देंगे। फिर कम अगेन दूसरा जॉब। ऐसा करना है आपको सीए? नहीं ना। तो आपको सीए करने के लिए भी एक क्वालिटी मेंटेन करना है, राइट? और क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि बचपन से क्वालिटीज पैदा हो जाती है। मानो जैसे फॉर एग्जांपल आप बस हॉस्पिटल में पैदा हुए और नर्स ने आपको हाथ में लिया पहले और आपके पेरेंट के हाथ में दिया, और उसी फेज में पेरेंट को पता चल गया अरे ये तो सीए बनने वाला है। हाँ, ऐसा होता है क्या? बचपन से कोई क्वालिटीज किसी इंसान में होनी चाहिए क्या कि वो सीए बनने वाला है? तो हम कोई अलग दिखने वाले, कोई एलियन दिखने वाले हम लोग सीए बनने वाले? तो एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं हम लोग भी, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। और वो टैलेंट जो एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको चाहिए ना, वो इनबिल्ट नहीं चाहिए, आपके अंदर पहले से नहीं चाहिए। आपके अंदर वो टैलेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हम डालेंगे। ये जो शीट है ना, इस पे आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए बेटा, सब लोग, ठीक है? यस गाइस। तो आपको जो क्वालिटी में बात कर रहा हूँ वो क्वालिटी आपको पहले से नहीं चाहिए। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट कि आपको आज फर्स्ट डे से ये क्वालिटी खुद के अंदर डालनी है, ये सोचिए। स्कूल्स में जनरली क्या होता है मालूम है? 10th तक 12th तक क्या होता है कि एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है। टीचर को पता होता है कि हाँ ये 4 बच्चे होशियार है, बाकी बच्चे एवरेज है, कुछ उसमें से 4-5 तो गॉन केस है। तो टीचर क्या करते हैं, वो जो 5-10 स्टूडेंट्स होशियार है ना उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बाकी जो एवरेज या बिलो एवरेज है उनकी तरफ वो लीस्ट ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको मानने में वैसे भी उधर ध्यान दे के फायदा नहीं है, क्योंकि जो रैंक में आने वाले वो तो ये 5 या 8 लोग हैं। दैट्स द मोस्ट वर्स्ट सिनेरियो ऑफ आवर एजुकेशन इन इंडिया। सिटिंग देयर एज अ स्टूडेंट आई स्टिल रिमेंबर जो डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ होता था। ठीक है भाई एवरेज है, ठीक है भाई बिलो एवरेज है, बट ध्यान तो दो, जो बोलना चाहिए वो तो समझा दो अच्छे से। सिर्फ पूरे क्लास में से अगर ये 4 लोगों को समझ रहा है तो क्या मेरा काम हो गया? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली नहीं। इनफैक्ट ये 4 अगर यहाँ पर फर्स्ट बेंच पे बैठे ना, मतलब इनको तो वैसे भी समझने वाला है। मेरा ध्यान पहले पीछे के लोगों पे जाता है, बीच के लोगों पे जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछो और कोई छुप गया ना पीछे, पहले उसको ढूंढता हूं मैं और उस पर क्वेश्चन जाता है। लर्निंग करना है ना, खुलकर करेंगे, विदाउट डर कर करेंगे। एक मंत्र याद रखो, एक लॉजिक याद रखो, आपको सब कुछ आता ना तो आप इधर नहीं आते। क्या बोला, समझा? आपको अगर सब कुछ आता तो आप इधर नहीं आते। आप इधर आए हो सब कुछ समझने के लिए, तो खुलकर समझिए। आपके डाउट्स रहेंगे, बिंदास पूछिए। डाउट्स 3 तरीके से आप पूछ सकते हो। नंबर 1, क्लास में हैंड रेस कर कर, जब लेक्चर चल रहा है तब, बट इंटरप्ट नहीं करते हुए, एक बार पूरा डिस्कशन खत्म होने दीजिए फिर पूछिए। क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके मन के डाउट्स जो है वो हम लोग आगे पीछे समझा देते हैं एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट 20 साल से पढ़ा रहे बॉस, तो हमें पता है कि आपके डाउट क्या आने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इतने क्राउड के बीच में नहीं पूछना है मुझे, बीच में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्लास खत्म होने दो, उसके बाद यहाँ पर स्टेज पे आके पूछ सकते हो, या वहाँ बाहर रुक सकते हो और पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग का दूसरा तरीका, क्लास के बाहर या स्टेज पर। तीसरा तरीका, हमारे हर एक टीचर का एक फ्री टाइम होता है। आप पूछ सकते हो सर आप कब फ्री होते हो, और उस फ्री टाइम में आप लंच ब्रेक के बीच में या आपके क्लासेस के एंड में आप पूछकर आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मगर डाउट क्लियर करना है, डाउट्स को छोड़ना नहीं है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका एक ऐप रहेगा, उस ऐप के थ्रू आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा इस बैच का। जैसे अभी आप यूट्यूब पर हो, वैसे ही आप ऐप पर पढ़ोगे। ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू यूट्यूब, बिकॉज ऐप में 0 सेकंड का लैग है। तो जैसे ही हम इधर बोल रहे हैं वहां पर आपको तुरंत सुनाई देगा। आपके कमेंट्स जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तुरंत तुरंत हमको दिखते हैं। यूट्यूब में ऑलमोस्ट 8 to 10 सेकंड्स का लैग होता है, और इतना बड़ा लैग बहुत ज़्यादा होता है। 8-10 सेकंड सुनने में कम लगता है, बट एक्चुअली तब तक मेरा एक्सप्लेनेशन अगले पॉइंट पे चले जा सकता है। सो यूट्यूब कैन नॉट बी द लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फॉर अस, आवर प्लेटफॉर्म विल बी आवर ऐप,
जो एक सिक्योर्ड ऐप होता है जिसके अंदर आप और हम सब जुड़े, जनरल पब्लिक जुड़ नहीं सकती है, जो एडमिशन्स लेते हैं वही जुड़ते हैं। और वहां पर आपका अटेंडेंस मार्क होता है, आप कितने घंटे लेक्चर्स देख रहे हो, कौन सा लेक्चर बीच में आपने बंद कर दिया, सब रिपोर्ट्स जनरेट होती है, राइट। और वो रिपोर्ट हम पेरेंट्स को नहीं शेयर करते, आपके साथ, आपके खुद के लिए ये रिपोर्ट्स। तो आपको खुद को जानना है कि एवरी डे आपको क्लास पहुंचना है जब लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा तब, और डेफिनेटली आपको लाइव स्ट्रीमिंग में हमें डाउट्स पूछना है अगर आपको डाउट्स आते हैं तो, राइट। तो लाइव स्ट्रीमिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। हम बीच बीच में कमेंट पढ़ते हैं, बट देखो डाउट पूछने के लिए मत पूछो, अगर डाउट आता है तो पूछिए, ठीक है। और डेफिनेटली आपके ये जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, आई एश्योर यू दैट विल बी द बेस्ट ऑफ योर लर्निंग एक्सपीरियंस यू एवर हैड इन योर लाइफ, राइट। ऑल द टीचर्स दे आर friendly as well as strict. We are friendly as far as doubts are concerned. We are strict as far as the discipline is concerned. जहाँ डिसिप्लिन आएगा वहां पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। आप अगर छुट्टी लोगे तो डेफिनेटली हम आपको डांटेंगे। अगर आपको छुट्टी चाहिए आप प्रायर परमिशन लीजिए किसी टीचर से, राइट। और जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते थे ना, लीव एप्लीकेशन, वैसे टाइप का एप्लीकेशन लिखा तो भी चलेगा। क्या होगा ना, वो एप्लीकेशन लिखते वक्त शर्म आती है फिर, तो अपन अननेसेसरी छुट्टी नहीं लेते ना, समझे। एक दिन भी छुट्टी ना हो फेस टू फेस में, ये ध्यान रखिए। एवरी संडे आपको छुट्टी होती है। ये 2-3 दिन तक आपका शेड्यूल थोड़ा हमने कम रखा है, 4 दिन, उसके बाद आपका शेड्यूल थोड़ा बढ़ेगा। तो अभी आज से लेकर आपका फ्राइडे तक, मतलब आज और कल, आपका शेड्यूल रहेगा 10 to quarter to 4, 10 to quarter to 4, ठीक है। आप ब्रेक में, आप इस लेक्चर के बाद आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हो कि आप क्वार्टर टू 4 को फ्री हो रहे हो, आज और कल। परसों सैटरडे हम आपको और भी कम शेड्यूल रख रहे हैं, 10 to quarter to 2, ठीक है। फर्स्ट कुछ दिन है तो आपको थोड़ा प्यार कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। ऐसा एवरी सैटरडे होगा क्या सर? नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। एंड फिर मंडे को वापस से आपका शेड्यूल रहेगा 10 to quarter to 4। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपका शेड्यूल रहेगा 9:30 to 5। आई नो आधा घंटा हम पीछे बढ़ा रहे हैं, बट बिलीव मी, ये आपको बढ़ाना इसलिए ज़रूरी था हमको, हमारे लिए, बिकॉज आपका सिलेबस जो है वो हमें अप्रोप्रिएट टाइम पर ख़त्म करके रिवीजन भी लेने की इच्छा है। आप सभी के बैचेस का तरीका होगा, एक तरीका बहुत सिंपल होगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, पिछले चैप्टर्स पर टेस्ट लिया जाएगा, ताकि वो पिछले चैप्टर्स आपके रिवीजन होते रहे, टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2-3 चैप्टर हो गए, तीनों चैप्टर पे टेस्ट भी हो गए, अब चौथे पांचवें चैप्टर पे जाने के वक्त तीनों का एक साथ टेस्ट होगा, इसको क्यूमुलेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो आपका ब्रेन जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करेगा, समझा क्या? पहले पढ़ा हुआ पहले बाहर निकल गया दिमाग से, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ रिटेन रहेगा, बिकॉज हम लोग टाइम टू टाइम पिछले चैप्टर पे टेस्ट लेकर क्यूमुलेटिव टेस्ट भी लेते रहेंगे। मतलब चैप्टर 1 हुआ उस पर टेस्ट हुआ, चैप्टर 2 हुआ उस पर टेस्ट हुआ, चैप्टर 3 हुआ उस पर टेस्ट हुआ। अब चैप्टर 4 के वक्त क्या हुआ, 1 2 3 सब पे टेस्ट हुआ, कंबाइंड टेस्ट। तो इससे आप कंटिन्यूसली सिलेबस के टच में रहोगे। एवरी वीक में आपको टेस्ट मिलने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का एक बार। डेज जानबूझ के हम सेम नहीं रखेंगे, बिकॉज आपको पढ़ने के लिए आसानी हो। आप कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ रहे हो आपको क्लियरली समझ जाए। एक साथ 4-4 सब्जेक्ट का टेस्ट रख देंगे तो किसका पढ़ाई करोगे आप, वो प्रॉब्लम आएगा। हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे फैकल्टीज अपने अंदर, और आपको टेस्ट अनाउंस करेंगे। अगर बाई चांस कोई टेस्ट साथ में कोलाइड होता है तो हम उसका डेट भी चेंज कर देंगे, डोंट वरी। तो पॉइंट नंबर 1 आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पॉइंट नंबर 2 आपका टेस्ट लिया जाएगा, पॉइंट नंबर 3 आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट भी लिया जाएगा, पॉइंट नंबर 4 समझिए अच्छे से। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा, मतलब पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे हम एक बार आपको, राइट। और उसमें आपके डाउट्स वगैरह जो भी रहेंगे वो और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। एक बार पूरा सिलेबस हो गया तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि कैसे किस में क्या स्कोर आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के बाद लास्ट में हम फुल सिलेबस के टेस्ट भी लेते हैं आपके पास से, जिसको हम टेस्ट सीरीज बोलते हैं। तो आपकी जो फीस है इसमें हर चीज कवर्ड है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टेस्ट सीरीज। मतलब आपके वीकली टेस्ट कवर्ड है, क्यूमुलेटिव टेस्ट कवर्ड है, आपका सिलेबस पढ़ाना कवर्ड है, नोट्स की फीस कवर्ड है, हर चीज कवर्ड है। रिवीजन जो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन लेंगे उसका भी फीस कवर्ड है। सिर्फ लास्ट में जो आपको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज करेंगे हम लोग एग्जाम के पहले 1 महीना 2 महीना जो गैप रहता है, उसमें 1 आध महीना गैप रहेगा आपके लिए, तो 1-1.5 महीने का, तो उसमें वो जो टेस्ट सीरीज हम लेंगे उसका एक नॉमिनल चार्ज हम लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज वो टेस्ट जो है वो टोटली क्या बोलते हैं, हम थर्ड पार्टी से इवेल्युएट कराते हैं आपका टेस्ट। मतलब हम ना पेपर सेट करते हैं ना हम पेपर का इवेल्युएशन करते हैं, ये सब कुछ आउटसोर्स होता है किसी और पार्टी के पास, और वहां से वो पूरा चेक होके आता है।
और वो थर्ड पार्टी और कुछ नहीं, हमारा पीएस एकेडमी नाम से एक ब्रांड है टेस्ट सीरीज का, प्रशांत साड़ा पीएस एकेडमी। और यहाँ पर टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो ऑल इंडिया रैंकर्स है या जिन्होंने सीए अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है, और वो लोग आपका पेपर सेट भी करते हैं और आपका पेपर चेक भी करते हैं। तो इस तरीके से हम सिर्फ हमारे पास नहीं, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन के साथ आपका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और इतना सब होने के बाद तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। योर ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी सुपर ऑसम। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के बारे में और मेरे बारे में। तो दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है। मैं अगर बात करूं मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में तो इट्स वेरी लाइक प्लेन क्लियर कि जब मेरे मतलब 10th तक के स्कोर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट, बोर्ड छोड़ दो, 9th तक के स्कोर्स की बात करूं तो एवरी टाइम आई वाज ऑन द टॉप 3 लिस्ट। रैंक 1 2 3 होते ना क्लास में, तो बस 1 2 3 के अंदर ही मेरा रैंक आता था हर बार क्लास में, 9th स्टैंडर्ड तक। 10th बोर्ड में भी मेरा रैंक था, 11th में मेरा फर्स्ट रैंक था, 12th में भी मेरा रैंक था बोर्ड में। सीए में एंट्री मारी, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, तीनों लेवल पर मेरा रैंक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक टीचर आप सोचते हो ना तो आपको लगता है ये तो भाई बहुत होशियार रहेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी मेरा रियल स्टोरी बोलता हूँ। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड तक ग्रेड होते हैं, ग्रेड ग्रेड ए ग्रेड ही मिलते थे, क्योंकि टीचर लगता था बच्चा क्यूट है, ए ग्रेड है ना। बी भी देने की इच्छा रहेगी तो बोलते नहीं जाने दे, ए दे देते, है ना। तो इस तरीके से ए ग्रेड ही मिलते रहे। बट जब 4th स्टैंडर्ड के बाद में पढ़ाई और स्टार्ट हो गई, थोड़ी अच्छी लेवल अप होने लग गया, 5th 6th 7th पढ़ाई का लेवल अप अप अप, और मेरा स्कोर का लेवल डाउन डाउन डाउन। और तब एग्जाम्स होते थे, और एग्जाम्स में मेरा स्कोर आता था ऑलमोस्ट 40 से लेकर 58 के बीच, 40% से 58% के बीच, बिलीव मी, ये मेरे स्कोर्स होते थे। और जो कोई मेरे क्लास में ऐसा 70 अप रहता था ना, मुझे लगता था होशियार है ये। किसी का 80 स्कोर, बहुत होशियार है। 90 स्कोर वाले तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, भगवान आदमी है ना, 90 कैसे लाते भाई। इस तरीके से मेरा साइकोलॉजी था उस वक्त। 5th 6th 7th की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली। फिर 7th के बाद क्या हुआ, स्कूल चेंज हुआ और एक अच्छा स्कूल में डाला गया, मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में हुआ, और वहाँ ऑलमोस्ट सब लोग होशियार थे। तो मुझे एडमिशन कैसे मिला, पापा की पहचान से मिला। प्रिंसिपल के साथ पहचान थी पापा की, और मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ। और मैं इतना बेशरम था कि मेरे को उसमें भी प्राउड फील होता था, मेरे पापा का पहचान है। मतलब मुझे उस पहचान की जरूरत गिर रही है ये मुझे फील नहीं होता था, क्योंकि पहले से ही नहीं पढ़ने की आदत थी, खेलने की आदत थी, पढ़ता ही नहीं था मैं। मेरा बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर टू मी, ही इज एमबीए फाइनेंस, ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन नाउ। वो बहुत पढ़ता था, उसका हर वक्त रैंक एक्चुअली 1 2 3 में आता, 1 2 ही आता था, थर्ड भी नहीं आता था। एक बार उसका रैंक 4 आया था, वो आधा घंटा रोया था वो। मैं तब बोला उसको कि अच्छा हुआ मैं नहीं पढ़ता हूँ भाई, 4th रैंक आके तू आधे घंटे से रो रहा है। तो आई यूज टू नॉट स्टडी एट ऑल, बट ही यूज टू स्टडी अ लॉट, और उसका हर वक्त रैंक आता था। 8th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि स्कूल चेंज होने के बाद में सब अच्छे से पढ़ने लग गए थे, मतलब सब पढ़ाकू 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 लोग थे, और मेरा कोई ऐसा स्कोर ही, मतलब बैकग्राउंड ऐसा था ही नहीं कि मैं बहुत पढ़ता था वगैरह। तो मुझे लगा कि यार इतने सब लोगों का इतना अच्छा स्कोर है तो मैंने भी पढ़ना चाहिए, और उस एंगल से मैंने थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट किया। मगर मेरा ऐसा था कि जब मेरे पेरेंट मेरे सामने आते थे, मैं पढ़ रहा हूँ सपोज, और पेरेंट आ गए, तो अचानक से बुक बंद करके टाइम पास करो। मतलब जो पहले एक इमेज रखी थी ना नहीं पढ़ने वाली, उसको मैंने मेंटेन किया कि मैं नहीं पढ़ूंगा बोलकर, है ना। तो उनको ऐसा दिखाने में मुझे बुरा लगता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था अरे पेरेंट आ रहे हो और मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा कैसा, मतलब मेरा इमेज है भाई, है ना। और जैसे ही पेरेंट आते थे मैं बुक बंद करके रख देता था, और जब छुप छुप के पढ़ता था थोड़ा बहुत, और 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा पढ़ लिया, माई स्कोर वॉज 72%। राइट फ्रॉम 58 से डायरेक्ट 72% पे गया था मैं। अब आपको लगेगा 72 क्या बड़ी बात है सर, अरे मेरे लिए रे, एकदम मेरे लिए तो 70 अब मतलब कौन था होशियार। तो मैं तो 72 आ गया ना, तो मुझे लगने लग गया भाई 72। पर्सनली पेड़े दिए थे रिलेटिव्स को मैंने, उसमें से एक दो रिलेटिव ने बोला भी था उल्टा पड़ा रहेगा 27 देख एक बार। तो
72 आने के बाद में एक्चुअली उस दिन मैंने सोचा कि 72 मेरे लिए तो ये स्कोर एकदम ड्रीम स्कोर था यार, कैसे आ गया मेरा स्कोर। तब मुझे समझा कि मैंने थोड़ा पढ़ाई किया और मेरा ये स्कोर है, तो अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो क्या होगा। 9th स्टैंडर्ड बॉस, दबा के मेहनत की, बहुत मेहनत की। और पेरेंट आने के बाद में भी बुक बंद नहीं होती थी, पढ़ते ही रहता था मैं। बहुत अच्छे से मेहनत करने के बाद 9th का स्कोर था 86%। लुक एट द ग्राफ, 58, 72, 86। ऐसे स्टडी करने के बाद में एकदम पूरा माहौल बन गया था मेरा, पूरे स्कूल में नाम हो गया था मन में। स्कूल वाले भी सोचने लगे भाई क्या स्कूल है, अपनी अपने इसको सुधार दिया। और सच्चाई, सच बात है, क्योंकि सब लोग पढ़ते थे तो मुझे लगा कि चलो मैंने भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत धमाकेदार पढ़ने के बाद धमाकेदार स्कोर आया 9th का 86%। एवरीबॉडी इन माय स्कूल वाज एक्सपेक्टिंग कि भैया ये बच्चे का ना 10th में रैंक आएगा। ग्राफ ही ऐसा था ना एकदम, तो 10th में तो रैंक ही आएगा। एवरीबॉडी, राइट फ्रॉम माय प्रिंसिपल टू माय प्यून ऑफ द स्कूल, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट मी दैट आई विल बी इन रैंक। एंड ये सब सुनने के बाद में मेरे को ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि भाई अपना तो रैंक क्या आएगा। एवरीबडी वाज लाइक हाँ इसका तो क्या रैंक आएगा, इसका तो क्या रैंक आएगा। तो मेरे को भी लगने लग गया मेरा तो क्या रैंक ही आने वाला है ना, जैसे कि मेरी जगह फिक्स है वहां पर रैंक की, मुझे बस पेपर लिखना है। और थोड़ा सा क्या हो गया 10th में, इस पूरे माहौल में, हवा में मैं सब बह गया। और वो जो एक 9th का फंडा था ना कि थोड़ा पढ़ लिया तो ज्यादा स्कोर आया, तो ज्यादा पढ़ूंगा तो क्या होगा, ये 10th में दिमाग से निकल गया। क्योंकि 10th में एवरीबडी वाज प्रेजिंग मी और मैं 7वें आसमान पे था। एंड 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया एज यूजुअल। आप सबको पता है कि एक बच्चा होशियार होता है तो सब लोग सोसाइटी में उसको क्या बोलते हैं, ये होशियार है, ये साइंस करेगा, है ना, क्या बनेगा बेटा, डॉक्टर, है ना, इंजीनियर। तो वैसे मुझे भी लोग बोलते थे कि अरे वाह तू बहुत होशियार है, तू अभी डॉक्टरिंग कर। और मुझे भी लगने लग गया हाँ मुझे डॉक्टरिंग करना है। समहाउ 10th स्टैंडर्ड में जब एग्जाम दिया तब मुझे समझ गया कि कुछ तो हुआ यार, जो नहीं होना चाहिए था शायद। बहुत ही अलग पेपर गए थे। और फिर 10th का स्कोर सामने आया। 10th का स्कोर था 70%। और मुझे लेना था साइंस। साइंस कॉलेज के गेट पे खड़े नहीं रखते 70% वालों को, तो एडमिशन तो दूर की बात है। नहीं मिला एडमिशन 10th में, 11th में साइंस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। सोचा यार नहीं अभी साइंस करना ही नहीं है, करेंगे भी कैसे ना, एडमिशन नहीं मिल रहा है तो कहाँ से करेंगे। मगर मैंने बोला नहीं करेंगे साइंस। क्या करना है फिर, कुछ ऐसा करना है जो साइंस के टक्कर का हो। फिर आया कॉमर्स का सीए कोर्स, क्योंकि कॉमर्स में सबसे सुपीरियर कोर्स है हमारा, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया, सेकंड टफेस्ट टू बी मोर प्रिसाइज। तो ये कोर्स में एंट्री करने की इच्छा थी और बोला ये कोर्स करके दिखाएंगे अभी। 11th standard I entered into commerce with the objective of becoming CA. Till 10th standard I was under the impression that I am going to study only science because I want to become a doctor, because everybody says you have to become a doctor. तो मुझे भी लगने लग गया डॉक्टर। बट 10th स्टैंडर्ड में वो जो झटका आया उसने मेरी लाइफ को डाइवर्जन कर दिया ऐसा। कॉमर्स में ले गया और कॉमर्स में आने के बाद में टॉप मोस्ट कोर्स कौन सा था, तो सीए था। तो मैंने बोला सीए करेंगे। एंड जैसे ही फिर सीए पे आए तो 11th कॉमर्स तो आपको सबको पता है कैसा एकदम तूफानी माहौल रहता है। पहले 8 दिन क्लास पूरा भरा हुआ रहता है और 8 दिन के बाद में थर्ड 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 फिर 8 बच्चे बचते हैं। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। कॉमर्स सब लोग आए, पहला दिन मेरे को लगा क्या माहौल है, हाँ 8वें दिन मेरे को लगा क्या माहौल है, कौन है, क्या है, छुट्टी है क्या आज, गलती से हम 8-10 लोग आए क्या। फिर टीचर को पूछा तो टीचर बोले नहीं बेटा ये ऐसे ही होता है, अब 8 दिन बाद तुम लोग भी 8 गायब हो जाते हो, फिर हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, अगर तुम आओगे तो हम पढ़ाएंगे बेटा, बट तुम नहीं आओगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला नहीं मैडम मैं आऊंगा। मैडम बोलते बेटा सब लोग पहले दिन ऐसे ही बोलते। मैंने बोला मैडम देख लेना मैं आऊंगा। एवरी डे आई यूज टू अटेंड द क्लास, एवरी डे इन 11th कॉमर्स ऑल्सो। एंड ऐसे हर दिन कॉलेज अटेंड कर कर करके, कभी कभी तो मैं अकेला रहता था कॉलेज में, बट बावजूद इसके मैं अटेंड करता था। टीचर यहाँ पर मैं यहाँ पर, बस सिंपल स्टोरी। कोई आओ ना आओ मेरे को अटेंड करना है, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे को कितना बड़ा झटका लगा है 10th में, तो मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने मिला। तो मैंने बोला नहीं यार पढ़ेंगे अच्छे से। 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स
I got actually the first rank in whole college, not just commerce, arts, commerce, science, तीनों स्ट्रीम में मेरे परसेंटेज सबसे हाईएस्ट थे 94.8%. In almost 2-3 subject तो I was on 100 on 100, 100 on 100. ये देखते हुए सब लोग एकदम इम्प्रेस, कॉलेज में फुल हवा, एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि अभी तो बोर्ड है 12th, ये रैंक में आएगा. मैंने बोला भाई माफ करो, अब नहीं हो पाएगा हमसे. मैंने बोला देखो, जो पढ़ लिया उससे रैंक आना नहीं आना वो अगली बात है, बट पढ़ना पड़ेगा, और मुझे पढ़ने दो, मुझे रैंक की बातें मत करो. एंड आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज ऑफ 12th कॉमर्स. 12th कॉमर्स में अच्छे से मेहनत किया, और 12th कॉमर्स में एक्चुअली रैंक आया. बोर्ड में 10th रैंक, लातूर बोर्ड 10th रैंक, एंड नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक. आई एम बेसिकली फ्रॉम नांदेड़. एंड इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू, I was board topper, 12th board topper. I got the best paper award in the whole board for economics. फिर ये सब स्कोर के बाद I came to Pune for doing CA. एंड जब पुणे में आए CA करने के लिए, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ क्लास जैसे आप लोग बैठे हो वैसे टीचर आए, पढ़ाना स्टार्ट. नॉट इवन अ सिंगल वर्ड वॉज इन हिंदी, एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश. एंड ठीक है, मुझे इंग्लिश आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी, बट कंफर्ट लेवल थोड़ा हिंदी के साथ भी था. जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है वैसे ही, बट वहाँ पर कोई हिंदी का शब्द भी नहीं था. कोई बात नहीं, टीचर्स पढ़ाए, 2-3 दिन तब सब सही लगा. चौथे दिन 5वें दिन ऐसा होने लग गया कि मेरे क्लास में ऐसे एक जन हाथ ऊपर करता है, इकोनॉमिक्स के टीचर थे, कुछ पढ़ा रहे, और वो बोलता है अचानक से हाथ ऊपर करके, सर but few days back I read in economic times that RBI has changed the repo policy, reverse repo policy. बोला भाई ये क्या है, ये कब हुआ, 12th में तो ये था भी नहीं, 11th में ऐसा कोई सिलेबस में था नहीं, ये क्या बोल रहा है. तो he was everything what he was discussing was from economic times. एंड यहाँ पे सर बोलते यस वेरी गुड क्वेश्चन, एंड फिर सर उसका रिप्लाई देते. मैं वहाँ बैठा हुआ, ना मुझे क्वेश्चन समझा ना मुझे आंसर समझा, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जियां होने लग गई, ऐसे कॉन्फिडेंस नीचे 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 आने लग गया. भाई क्या हो रहा है, नहीं यार कोप अप करेंगे, 1-2 दिन 4 दिन और कोप अप करने की इच्छा हुई, फिर दम टूट गया. ऐसा हो गया क्योंकि 2-4 दिन में मुझे समझा कि सब लोग ही ऐसे डेंजर है. बट ऐसे कैसे हो सकता है कि सब लोग डेंजर है. तो मुझे थोड़ा फ्लैशबैक में याद आया कि एडमिशन जब मैं ले रहा था तो 2 लाइन थे, क्लासेस के एडमिशन के वक्त 2 लाइन थे. एक लाइन नॉर्मल लाइन था और एक लाइन रैंकर्स का लाइन था. तो मैंने अपना फॉर्म फिल किया और रैंकर के सामने मैंने लिख दिया 10th रैंक लातूर बोर्ड, और मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया. तो उस वजह से वो लाइन में था और रैंक था, इसलिए मुझे इस डिवीजन में डाला गया. और सीए फाउंडेशन के 2 डिवीजन थे, एक रैंकर का डिवीजन और एक नॉन रैंकर का डिवीजन, और मैं किस में आ गया, रैंकर डिवीजन, जहाँ पे मुझे लगने भी नहीं लगा कि मैं रैंक के लेवल का हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे डाउट्स, ऐसे ऐसे स्टडी करने वाले लोग थे. भाई भाई भाई, टेस्ट में कोई भी टेस्ट होती थी मेरा स्कोर सबसे नीचे आता था, क्योंकि सब लोग बहुत पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, बट इतना पढ़ने के पता नहीं जज्बा अंदर से आता भी था, तो ऐसा लगता था कि अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा होशियार थे. एंड फिर मैंने वही किया जो नॉर्मली करना चाहिए. मैं रिसेप्शन पे गया, बोला व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द डिवीजन, राइट. छिछोरे का डायलॉग पता है ना आपको, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, वैसे. तो टीचर बोले नथिंग, यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट विद सर and you have to meet him, explain him why you want to change the division. If he feels comfortable, he will give you the permission, otherwise you will be in the same division. मैंने बोला अपॉइंटमेंट विद सर, ऐसे एकदम डर लगने लगा. उस टाइम पे सर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, क्लास में आते थे, पढ़ाते थे, निकल जाते थे, बस लेफ्ट राइट कोई बात नहीं, कुछ नहीं. तो मैंने बोला आई एम ओके विद द सेम डिवीजन, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट टेक एनी अपॉइंटमेंट विद सर, आई एम फाइन. एंड देन फिर सीनियर्स को पूछा कैसे पढ़ाई करते हैं फाउंडेशन में. एवरी सीनियर ओनली 1 सेंटेंस, मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा, मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा. 11th-12th मैथ्स था भी नहीं मेरा, और 10th के पहले मैथ्स से थोड़ा दुश्मनी था, इसलिए 11th-12th में मतलब मैथ्स लिया नहीं था मैंने. और यहाँ पर मैथ्स आ गया, और मैथ्स आ गया तो सीनियर की कमेंट भी ऐसे आने लग गए, मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा. एंड जब जब मैथ्स पढ़ने बैठता था ना, लिटरली तारे जमीन पर, वो अक्षर उड़ना, नंबर्स उड़ना, ऐसे सच में होता था. मतलब इतनी नींद आती थी, समझता ही नहीं था कि क्या करूं. और वही अगर
अकाउंट्स लो फेवरेट है, इकोनॉमिक्स लो फेवरेट है, लॉ लो ठीक है नया है, एडजस्ट हो रहा है, अच्छे से चल रहा है, बट मैथ्स लिया तो प्रॉब्लम, लिया तो प्रॉब्लम। एंड देखते ही देखते फिर एग्जाम्स आने लग गए नजदीक, सोचा मैथ्स को थोड़ा अच्छे से करते। स्टार्टिंग ऑफ द डे जो सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी के लिए लेता था वो मैथ्स लेता था, तब भी नींद आती थी। तो सोचता था जाने दो भाई, इसको लास्ट में लेते, कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लेंगे, नींद आ गई तो सो गए, तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तो हो जाएंगे। एवरी टाइम आई यूज टू स्टडी मैथ्स, यही फीलिंग आती थी, मैथ्स फेल ऐसे रिलेट हो गया था वो। और देखते देखते एग्जाम नजदीक आ गई, अकाउंट्स फैबुलस गया, नेक्स्ट पेपर आपका लॉ होता है वो अच्छा गया, नेक्स्ट पेपर आपका था मैथ्स, भयानक गया। लास्ट पेपर था इकोनॉमिक्स जो मेरा फेवरेट था, बट देने की इच्छा ही नहीं थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मैथ्स में कुछ तो गड़बड़ हो गया। दैट टाइम वी यूज टू नॉट हैव मोबाइल्स, बिकॉज मोबाइल में तो उस टाइम पर मतलब जमाना ही नहीं था मोबाइल का, मोबाइल थे ही नहीं ऑलमोस्ट, ऐसा समझ लो। मेरे फाउंडेशन पास होने के बाद मोबाइल दुनिया में आया, इंडिया में एटलीस्ट, ठीक है। तो फाउंडेशन का एग्जाम देते साथ ही मॉडर्न कॉलेज, पुणे में मॉडर्न कॉलेज नाम का एक कॉलेज है, उसके सामने ऐसे एस टी डी पी सी हुआ करते थे, छोटे छोटे डब्बे हुआ करते थे। बस पेपर दिया, रोड क्रॉस किया, और वहां जाके पापा को फोन लगाया, पापा को बोला मैं फेल होने वाला पापा, मैथ्स दिया मैंने, मेरे को मालूम है मैं फेल होने वाला, मुझे नहीं मालूम, मेरे को अगला पेपर देना ही नहीं है, मैं आ रहा हूँ वापस। पापा बोले ठीक है तू आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैथ्स का पेपर हो गया, अभी इको का पेपर दिए बगैर अगर आया ना तो तेरे को घर में नहीं लूंगा मैं। मैंने बोला दे के क्या फायदा, फेल है, बोले नहीं दे के क्या फायदा होने वाला, वैसे भी फेल है ना, तो कम से कम इको का पेपर दे कर आ और फिर फेल हो। ठीक है, अब घर में ही नहीं लेंगे बोला तो देना ही पड़ेगा ना, तो दिया फिर, एंड दिया और फिर घर आ गया, और फिर रिजल्ट आया। ऑनेस्टली जिसके लिए मैं कभी वेट भी नहीं कर रहा था, मुझे से कुछ भी ख्याल आते थे, ऐसा लगता था जो पेपर्स हमने लिखे वो सब फ्लड हो जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर रिजल्ट आया। और रिजल्ट आया और मेरा रिजल्ट था 228 marks. You know what was account score? 96 out of 100. You know math score? This was my math score. What is the result? फाइनल रिजल्ट क्या है? फेल है। क्या बात करो सर, आप फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो? यस। एंड वो जिंदगी में पहली बार था जब मैं फेल हुआ, क्योंकि 12th तक कोई फेल होता नहीं जनरली। तो में से कोई है क्या रे भाई? नहीं ना? 7वीं फेल सर, 5th फेल सर, नहीं ना? सो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गॉट दिस रिजल्ट। एंड बचपन में जब मैं नहीं पढ़ता था ना, पेरेंट एक ही बात बोलते थे, ठीक है खेलने जा मगर फेल मत होना देख। मैं बोलता हाँ फेल तो बिल्कुल कभी नहीं होऊंगा, ऐसा मेरा डायलॉग हुआ करता था बचपन में, 5th के पहले, 7th के पहले रादर। और ये लाइफ में पहला रिजल्ट आया, फेल वाला रिजल्ट। ये रिजल्ट देखकर इतना रोना आने लग गया ना, वो हर बात याद आने लग गई बचपन की, पापा बोलते थे फेल मत होना, पेरेंट बोलते थे फेल मत होना, और फिर फेल हो गया ये। और इतने अच्छे स्कोर के साथ अकाउंट्स जहाँ पे 96 है 100 में से, वहां पर इकोनॉमिक्स में, ये मैथ्स में 34। क्या फायदा वो 228 का? कोई फायदा नहीं है। फिर से चारों सब्जेक्ट दे रहे हैं और सब कुछ फिर से करना है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शाम तक 7-8 बजे तक इतना रोया कि उसके बाद तो रोना भी नहीं आ रहा था, फिर भी रोया। अगले दिन से रोना नहीं था मेरे को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 7 बजे पहला सब्जेक्ट दिया मैथ्स। अगले 8-10 दिन तक सिर्फ मैथ्स मैथ्स मैथ्स। अब नींद नहीं आई, नींद उड़ गई थी लिटरली, और कभी बोर नहीं होने लग गया। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखने लग गया मैं खुद अपने आप से। यूट्यूब यूट्यूब कुछ नहीं था उस वक्त, अपने आप से ये सब कुछ सीखने लग गया। और देखते ही देखते मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट, 10वें दिन मुझे फील हो रहा है कि ये सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि मैं फेल होना चाहिए। ठीक है कम मार्क्स आया, इट्स ओके। हमारे वक्त तो डेरिवेटिव था, इंटीग्रेशन था, और ट्रिग्नोमेट्री भी था। आपके वक्त तो भी एटलीस्ट ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। बट हमारे वक्त ये सब था, और सब कुछ सॉल्विंग में था, कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं था। मैथ्स भी सॉल्व करना पड़ता था स्टेप वाइज, स्टेप वाइज मैथ्स को मार्क्स थे सॉल्व करने के लिए।
मतलब ए बी, वापस जय माता दी ए, ऐसा नहीं जमता था। एंड 10वें दिन के बाद मुझे समझा कि यार ये काश ये 10 दिन उठा के मैं एग्जाम के पीछे रख दूं और फिर रिजल्ट आए वापस। बट क्या लाइफ में अंडू बटन होता है क्या? होता है ऐसा कोई बटन अंडू? नहीं ना। वंस डन इज डन। फेल है तो फेल है। इसलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ कि जो टाइम आपके पास अभी है उसे अच्छे से यूज करो, क्योंकि लाइफ में कभी अंडू नहीं होता है। कंट्रोल जेड जो होता है ना कंप्यूटर में, वो अंडू होता है। कुछ भी किया तो वो कंट्रोल जेड करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। ये 10 दिन में कुछ भी कर लूँ तो पीछे नहीं जा सकते एग्जाम के, मेरा एग्जाम का रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता, जो छप गया वो छप गया। आई एम बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड नांदेड़, जहाँ से रैंक होके मेरा आया था। 12th तक रैंक होने के अंदर पेपर में ऑलमोस्ट 8-10 पेपर में मेरा नाम आया था। और जब ये फेल रिजल्ट आया ना, तो रिलेटिव आके बोलने लग गए कि क्या तेरे को पुणे भेजे, इतने विश्वास करके भेजे, क्या किया तूने, बिगड़ गया तो फेल हो गया, पुणे की हवा लग गई। क्या हवा अलग है पुणे की? मेहनत किया है भाई, 96 आए थे अकाउंट्स में, बट 96 कोई नहीं देखता, ये देखता ये फेल। एंड लिटरली मैं बोलने लग गया बस सॉरी, कुछ नहीं और ऑप्शन है अपने पास बोलना। अगली बार जब वो 10 दिन के बाद में मैथ्स को समझ गया मैं कैसा कैसे टैकल करना है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट्स को मैथ्स के साथ बैलेंस किया। बाकी सब्जेक्ट मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट मैथ्स, ऐसे बैलेंस करते 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 एग्जाम तक पहुंचा। और फिर एग्जाम दिया वापस। अब जो एग्जाम का रिजल्ट आया ना, वो ये था, ऑल इंडिया रैंक 11। उसी सेम एग्जाम में जिस एग्जाम में मेरा फेल रिजल्ट था, उसमें मेरा रैंक का रिजल्ट आया। एंड ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 1। I got the best paper award for economics also at my CA foundation level. And I'm so proud to say that I am the only person कि जिसने इकोनॉमिक्स में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है और आज इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। None other professor of economics at CA foundation level is all India rank 1 and teaching economics. I have been teaching this subject from so many years because this is my first love. बोर्ड में भी फर्स्ट रैंक, इधर भी फर्स्ट रैंक। और इसके बाद फिर इंटर का जर्नी आया। इंटर के जर्नी में रैंक तो नहीं आया, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पास। और फिर फाइनल का जर्नी और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, मतलब फेल नहीं हुआ उसके बाद ना। इतना जो मैंने आपको 15-20 मिनट ये स्टोरी बताई मैंने आपको मेरी खुद की, इसका रीजन ये नहीं था कि मैं बताना चाहूंगा मैं कितना ग्रेट हूं। मुझे लगता है कि ये स्टोरी में दो ऐसी चीजें जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। दो दो ऐसे इंसिडेंट्स है। एक वो 10th का रिजल्ट, और एक ये सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट। क्या सीखने मिलता है आपको? लगता है आपको 10th के मेरे रिजल्ट से क्या सीखने मिला आपको? ओवर कॉन्फिडेंस। सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स नॉट वन टाइम कि आप फॉर्म में आ गए और बाद में आपने रोक दिया। बट फिर एकदम ऐसा 70% पे आने का रीजन रीजन क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप में से कोई मुझे नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा, अरे हाँ सीए फाउंडेशन मेरे बाएं हाथ का खेल है, हाँ सीए कोर्स वो तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। आई एम वेरी श्योर कि कोई ऐसा नहीं रहेगा, और रहेगा तो भाई समझ लो खुद को, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो रहेगा भी नहीं तुम्हारे अंदर, बराबर ना। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट दिस फेल रिजल्ट ऑफ फाउंडेशन? इससे क्या सीखा आपने? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या और कुछ? फियर फैक्टर, करेक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा हिला बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर। फियर फैक्टर कहां से आया? पहले से बेसिक्स में वांदे, बीएमडब्ल्यू बोलता हूं मैं उसे, बेसिक में वांदे। व्हाट इज बेसिक में वांदे? मेरा बेसिक क्लियर नहीं था। तो जब फाउंड 8th 9th 10th जब मैथ्स का लेवल बढ़ते जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस घटते गया, क्योंकि मैथ्स जमा नहीं उस वक्त। फिर 11th 12th अवॉइड किया उसको, क्योंकि मेरे को जमता नहीं था। और फाउंडेशन में अवॉइड करने का कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है। और जब यहाँ पे पढ़ने बैठा तो समझ नहीं रहा था कुछ। तो जो रीजन था, सीनियर को पूछा, सीनियर ने बोला मैथ्स पढ़, मैथ्स में फेल हो जाएगा। उन्होंने तो और डर को बढ़ावा दे दिया।
सो फियर फैक्टर की वजह से ये हुआ। बट देन बाद में ये रैंक जो आया, ये किसकी वजह से आया? करेक्ट, फियर को फेस करने की वजह से आया। कभी भी याद रखो दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको डरावना लगता है ना, उसको ज्यादा फेस करो। फेवरेट सब्जेक्ट तो वैसे भी हो जाएगा रे, फेवरेट सब्जेक्ट तो आप कर ही लोगे क्योंकि वो आपका फेवरेट है। बट जो सब्जेक्ट में आपको डर लगता है ना, वो सब्जेक्ट को आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा, अपने डर को। और वो है कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। सेम पर्सन स्टडिंग मैथ्स बिफोर और फीलिंग स्लीपी एवरी टाइम, एंड सेम पर्सन स्टडिंग मैथ्स आफ्टरवर्ड्स एंड फीलिंग मोटिवेटेड एवरी टाइम। कैसे पॉसिबल है? एटीट्यूड, एटीट्यूड में प्रॉब्लम। पहले पढ़ते वक्त लगा ठीक है यार, पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया इट्स ओके। बाद में पढ़ते वक्त लगा कैसे नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मैं फेल हूं, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूं। एंड वो था एक जिद, डिटर्मिनेशन था मेरे अंदर। यू नो डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन? मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन में क्या फर्क है? मोटिवेशन तुम्हें बाहर से भी आ सकता है, और मोटिवेशन तुमको कुछ टाइम के लिए बेटर परफॉर्मर बना सकता है। बट डिटर्मिनेशन विल गिव यू ऑब्वियसली एक ऐसा किक जो सिर्फ आपको अंदर से आ सकता है, आप खुद को डिटरमाइन कर सकते हो। बाहर से मैं कितना भी अच्छा बोलूंगा ना, तो ये आपके लिए मोटिवेशन रहेगा। बट अंदर से जब आपको लगेगा ना मुझे करना है, वो डिटर्मिनेशन है। और वो डिटर्मिनेशन आपको सिर्फ वन टाइम आगे नहीं बढ़ाएगा, वो आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएगा। हमें सीए कोर्स में मोटिवेटेड से ज्यादा डिटरमाइंड रहना जरूरी है। मुझे बोलो एक बड़ी छलांग और बाद में छोटी, बाद में छोटी और छोटी और छोटी और फिर फुस, ऐसा चाहिए या कंटिन्यूसली छलांग चाहिए? बस क्या ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको जर्नी पार करने के लिए? कंटिन्यूस। सक्सेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, हार्ड वर्क कंटिन्यूस होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए आपने, और उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। एंड डिटर्मिनेशन आपके अंदर से ही आना चाहिए आपको कि नहीं ये कोर्स इजी है, मैं करके दिखाऊंगा, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से करके दिखाऊंगा। एवरीवन क्लियर? नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक साइड। अभी मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको मेरे बचपन से दे दिया, राइट? अब बात करते मेन पार्ट ये इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि क्या आप मैडम को जानते हो? कौन है मैडम ये? निर्मला मैडम है ना? और क्या करते हैं ये? बहुत परेशान करते हैं सर हमको, लोगों को बहुत परेशान करते हैं ना। कौन है ये? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली सर, रिकॉर्ड हो रहा है ना बैच, फॉर्चुनेटली शी इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? एंड ये मैडम आपको रिसेंटली मिले थे फरवरी मंथ में। कहां पर? बजट के दिन। इंडिया में बजट कब आता है? इसे यूनियन बजट बोलते हैं मैडम आपको। बजट इज कॉल्ड एज यूनियन बजट, क्योंकि ये पूरे इंडिया का बजट है, तो इसका नाम है यूनियन बजट, राइट? 2025 वाला बजट लेटेस्ट आया था। तो ये बजट कहाँ प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, करेक्ट। सब लोग आंसर करेंगे। देखो भाई, एक समझ लो बात, आप भक्तजन नहीं हो, मैं बाबा नहीं हूं, राइट? वाह वाह क्या बोला, हाँ। ऐसा मत करो, इंटरैक्टिव रखो इसे। जितना हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे ना, उतना आपको मजा आएगा। जितना ये वन वे रहेगा ना, उतना बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है? तो मैं एकदम कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। यूनियन बजट 2025 कब आया था? फरवरी में। कब फरवरी में? 1 फरवरी को, करेक्ट। 1 फरवरी को। पहले ऐसा हुआ करता था 2017-18 के पहले कि ये अप्रैल सॉरी फरवरी एंड में आता था। बट कुछ टाइम बाद फिर मोदी जी ने सोचा कि इसे 1 फरवरी को लाया जाए, बिकॉज ये यूनियन बजट जो होता है, यहाँ पर एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज होता है। ड्राफ्ट मतलब समझता है कि ये फाइनल नहीं है, फिर ये आगे अप्रूवल के लिए जाता है प्रेसिडेंट तक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन ऑफ करता है, और उसके बाद वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, जिसको आप बुलाते हो इनकम टैक्स एक्ट, राइट? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट मतलब जिस तरीके से, जिस कायदे कानून से आपको टैक्स लगाया जाएगा देश में, उसे बोलते हैं फाइनेंस एक्ट।
तो वो जब पास नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट ने जब तक उसको साइन नहीं किया है, तब तक वो फाइनेंस बिल है। तो ये जो मैडम प्रेजेंट करते हैं ये क्या था, फाइनेंस बिल था, बिकॉज ये प्रपोज्ड है। फिर इस पे क्या बोलते हैं, कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं, फिर वो कमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, और फिर फाइनल जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इट टेक सम टाइम, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से चालू होने वाला है, जो 1 फरवरी को, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर 1 फेब 2025 को अगर ये प्रेजेंट हुआ है, तो ये अप्लाई कब से होना चालू हो जाएगा, इमीडिएटली नहीं ना, नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब कहां से शुरू होगा ये, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, मतलब ये जो अभी 25-26 चल रहा है ना फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो अप्लाई हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर 1 फरवरी और एप्लीकेशन यहाँ से शुरू होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये पूरा जो हम लोग बिल को कन्वर्ट करने वाले, एक्ट में प्रेसिडेंट तक भेजने वाले साइन ऑफ करने के लिए, तो वो सब प्रोसेस होने को टाइम लगेगा ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको फरवरी लास्ट से फरवरी फर्स्ट कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जब आप इंटरव्यू को जाओगे तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि बजट कब प्रेजेंट होता है, ये पूछा जाएगा कि बजट पहले प्रेजेंट होता था फरवरी एंड में, बाद में प्रेजेंट होने लग गया फरवरी फर्स्ट को, क्या रीजन था। आप बोलोगे मोदी जी ने किया, हाँ भाई क्यों, आपको क्यों पता होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन। नाउ टेल मी कि बजट मतलब क्या ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस दिन आपको टीवी का रिमोट ही नहीं मिलता है, और पेरेंट बोलते हैं नहीं नहीं आज का दिवस नहीं, आज टीवी नहीं देखेगा कोई भी, आज हम देखेंगे टीवी क्योंकि आज बजट है। आप बोलोगे पापा मगर मेरा वो सीरियल, मेरा ये मेरा वो, तू साइड में रहे भाई, जो भी है बाद में देख लेना, मगर आज नहीं। बजट के दिन देखो तुम, पेरेंट लोग टीवी देखते हैं, मतलब देखते हैं, और वो न्यूज एंकर तो भाई क्या एंकरिंग करते ना, है ना। रेस्टोरेंट में जाके खाना महंगा हो जाएगा, है ना, अब दूध भी महंगा हो जाएगा, सोना खरीदना आसान नहीं रहेगा, है ना, जो जो चीजें महंगी हो जाती है उनको वो एकदम ड्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, एकदम मस्त। बट एग्जैक्टली क्या है ये बजट, जब वो बजट बोलते हैं हम लोग, तो बजट एक कॉमन वर्ड है दोस्तों जो आपके बजट से जुड़ता है। आप आपका बजटिंग करते हो क्या, बोलने के लिए तो एटलीस्ट हाँ सर करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो बजटिंग करते हैं ना हम लोग। जैसे ही एक पॉकेट मनी मिली पापा से, तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे खर्च करेंगे, फिर हम प्लानिंग करते हैं इसको थोड़ा यहाँ खर्च करें, थोड़ा वहाँ खर्च करें, राइट। ये जो आपके माइंड में चल रहा है प्लानिंग, ये प्लानिंग आपका खुद का इंडिविजुअल बजट है। वैसे ही देश के लेवल का बजट बन रहा है, मतलब देश के लेवल पे क्या चल रहा है प्लानिंग, कि देश में कहां कहां से पैसा आएगा, और वो पैसा कहां कहां हम खर्च करेंगे। तो ये जो हो चुका है पास्ट उसके बारे में बात चल रहा है, या जो होगा उसके बारे में चल रहा है, जो होगा, करेक्ट। और कौन से पीरियड में होगा वो, ये वाले पीरियड में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इस टाइम पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट रहेगा पब्लिक रेवेन्यू, क्या रहेगा बोलो, पब्लिक रेवेन्यू, और दूसरा रहेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या रहेगा बोलो, पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किसका मगर, आपका या गवर्नमेंट का, चलो मैं गवर्नमेंट आप पब्लिक, ये किसका चल रहा है, पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू है या पब्लिक का रेवेन्यू, कितने लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, 4 लोग, 5, 6, 7, 8, करेक्ट हो आप लोग, ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। फिर सर पब्लिक रेवेन्यू क्यों बोलते हैं सर इसको, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक। अगर मैं गवर्नमेंट हूं, गवर्नमेंट का पैसा कहां से आएगा, बोलो कहां से आएगा, पब्लिक से आएगा, यस और नो। तो इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक, इसलिए वो नाम है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक का रेवेन्यू गवर्नमेंट क्या करेगा जान के, मुझे बोलो आप कितना कमाओगे, मुझे क्या करना है, इससे क्या देश का प्लानिंग होगा क्या,
मगर गवर्नमेंट के पास कितना आएगा, इससे देश का प्लानिंग होगा ना, कॉमन सेंस। तो ये रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जिसका नाम क्या गिरा है, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्यों बोला, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक। एवरीबॉडी विथ मी, बोलो एक बार, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर क्या है फिर, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब किसका खर्चा है, वो गवर्नमेंट का या पब्लिक का, गवर्नमेंट का। तो वो क्यों बुलाया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक। समझा कि नहीं, मुझे बोलो, गवर्नमेंट खर्चा करता है तो गवर्नमेंट आपके लिए तो खर्चा कर रहा है, ऑफिशियली स्पीकिंग, है ना। अनऑफिशियली तो नहीं बोला हुआ अच्छा है, बट ऑफिशियली स्पीकिंग सड़क बनता है, लाइट्स बनते हैं, सड़क पे लाइट लगते हैं, कोई पब्लिक पार्क बनता है, कोई पब्लिक हॉस्पिटल बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब किस लिए चल रहा है, पब्लिक के लिए तो चल रहा है ना। तो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, बोलो एक बार, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक। तो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू आएगा पब्लिक से और कितना एक्सपेंडिचर होगा पब्लिक पर, ये प्लानिंग गवर्नमेंट कब प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, 1 फेब को। कौन प्रेजेंट करने आ रहा है उसको, फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला मैडम मत बोलो, वो अभी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, अगली बार के लिए रहेंगे गारंटी नहीं है। कौन प्रेजेंट करेगा हर साल, निर्मला मैडम करेंगे क्या, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करेंगे, हर बार ये प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये प्रेजेंट करते ही आपको पता होगा, लाल कलर का एक बुक, डायरी टाइप, उसमें आजकल तो पेजेस नहीं होते, आजकल तो टैब निकालती मैडम, और मैडम टैब से पढ़ते पूरा, राइट, 2 साल से टैब से पढ़ रहे हो। तो ये टैब से बजट पढ़ा जाता है, सब कुछ ही होता है। तो ये बनता कब से, 15 दिन पहले, महीने भर पहले। बजट कब से बनना चालू होता होगा, सोचो। निर्मला मैडम को बोर हो रहा है आज, कुछ टाइम पास नहीं है, कोई सीरीज देखना नहीं है, वेब सीरीज कुछ नहीं, मैडम बोलते चलो बजट टाइप करते हैं। हाँ, वी विल स्पेंड सो मच अमाउंट ऑन डिफेंस। नहीं, थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, चेंज करके ये, क्योंकि मेरा लकी नंबर 7 है तो इसका टोटल 7 आना चाहिए, ऐसा है कुछ, इस तरीके से बजट बनता है। अगर ऐसा बजट बनना है तो फिर तो क्या, 2 दिन में बजट बन जाएगा। बजट इंडिया में बनना शुरू होता है अगस्त सितंबर से, अगस्त, प्रिसाइजली स्पीकिंग अगस्त से आप लोग, मतलब हमारे जो मिनिस्ट्री है वो काम में लग जाती है, पूरे सर्वे करने लग जाती है, और फिर हमारे देश में क्या क्या कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होना बाकी है, और कहाँ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है, ये सब का सर्वे होता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, ये पूरा पीरियड मिलता है वो बजट को बनाने के लिए। पहले एनालिसिस किया जाता है, सर्वे किया जाता है, फिर उसके बाद में बजट बनाया जाता है, और वो बजट फिर प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को। बनना शुरू होता है फ्रॉम अगस्त, समझा। तो इसका मतलब जो आप बजट सुने 1 फरवरी 2025 को, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अगस्त 2000, बोलो, 24, 25 कैसे होगा ना, अगस्त 2024 से उसको बनाना स्टार्ट किया, और फरवरी 25 को उसको क्या किया, प्रेजेंट किया। आर यू क्लियर। सर इतना बजट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बजट है ये भी इकोनॉमिक्स की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये देश का इकोनॉमिक पॉलिसी है। कौन प्लान कर रहा है ये, गवर्नमेंट, देश का इकोनॉमिक पॉलिसी प्लान कर रहा है कि देश में कितनी आमदनी आएगी और कितना खर्चा होगा, कितना रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आएगा बोलो, पब्लिक से आएगा, बट कहां से आएगा, करेक्ट। जो पब्लिक का रेवेन्यू है वो 2 तरीके का होता है एक्चुअली, टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू तो इसमें भी 2 टाइप है, करेक्ट, वेरी गुड, बोलो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो सर डायरेक्टली लगता है ना, बीकॉम आंसर। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन सैलरी, इनकम टैक्स, करेक्ट, इनकम टैक्स, व्हाई ओनली सैलरी ना, बिजनेस टैक्स, एवरी टैक्स इज नथिंग बट डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम एक्सपर्ट का है, तो इसका टैक्स कौन भर रहा है,
एक्सपर्ट खुद ही भर रहा होगा, सही बात है ना, एक्सपर्ट ही भर रहा होगा ना ये टैक्स। अगर ये क्लासरूम एक्सपर्ट का है तो टैक्स भी एक्सपर्ट ही भर रहा है। अच्छा, बर्डन कौन बेयर कर रहा है? एक्सपर्ट। पेमेंट कौन कर रहा है? एक्सपर्ट। तो इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स, करेक्ट। वैसे ही सेम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है मगर? कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी, वेरी गुड। तो यहां पर मैं डायरेक्ट टैक्स के यहां पर सिंपल एग्जांपल लिख दूंगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हम लिख देंगे सिंपली जीएसटी। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पहले दो टैक्सेस हुआ करते थे, एक वैट और एक सर्विस टैक्स। वैट लगता था गुड्स पर और सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पर। अब इन्होंने दोनों को जोड़ के बना दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी। तो जीएसटी जो है, क्या लगता है आपको, एक्सपर्ट जीएसटी पे करता है? क्या एक्सपर्ट जीएसटी पे करता है? यस। बट बर्डन कौन बेयर करता है? एक्सपर्ट बेयर करता है क्या बर्डन? नहीं। आपका रिसीट निकाल के देख लो, आपके पास अगर आपका रिसीट रहेगा तो उस रिसीट पर आपको दिखेगा एक्सपर्ट का इनवॉइस है वो, और उस पर एक्सपर्ट का जीएसटी नंबर छपा हुआ है। उसके फीस के अंदर ब्रेकअप देखो आप, तो आपको समझेगा कि उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जीएसटी है और एक स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है, जो कि 99% है एजुकेशन। टोटल टैक्स कितना है? 18%। एजुकेशन है ना भाई, तो इतना टैक्स तो लगाना ही चाहिए। कितना? 18% जीएसटी जो आप लोगों ने भरा है। किसको भरा है मगर? गवर्नमेंट को भरा है या एक्सपर्ट को भरा? एक्सपर्ट को। बट एक्सपर्ट क्या करने वाला है? उसे गवर्नमेंट को भरने वाला है। तो कैन वी से इसका मतलब ये पेमेंट आपने गवर्नमेंट को किया इनडायरेक्टली थ्रू एक्सपर्ट, तो इसे कौन सा टैक्स बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। बर्डन कौन बेयर कर रहा है? एंड कंज्यूमर। और वो पे किसके थ्रू कर रहा है? सेलर्स के थ्रू। और सेलर्स के थ्रू वो पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। बट वही सेम चीज अगर मैं एक्सपर्ट के प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं या एक्सपर्ट का इनकम टैक्स की बात करूं, तो आपका इनवॉइस ओपन करके देख लो, वहां पर ऐड प्रॉपर्टी टैक्स लिखा है क्या? ऐड इनकम टैक्स ऑफ एक्सपर्ट ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये बेयर कौन कर रहा है? एक्सपर्ट खुद। और पे कौन कर रहा है? एक्सपर्ट खुद। तो कैन वी से एक्सपर्ट ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है और बेयर भी खुद ही कर रहा है। मगर जो जीएसटी था, ये एक्सपर्ट पे कर रहा है गवर्नमेंट को। कौन बेयर कर रहा है इसे? एंड कंज्यूमर। तो कैन वी से इसका मतलब कंज्यूमर इनडायरेक्टली एक्सपर्ट के थ्रू पे कर रहा है, तो इसे बुलाना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स। आर यू वेरी क्लियर अबाउट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? तो कैन वी से इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन एंड कंज्यूमर बेयर करता है, बट सेलर के थ्रू वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। यस और नो? वेयर एज डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो पेयर है वही बेयर कर रहा है, और पेमेंट वो डायरेक्टली खुद कर रहा है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। लास्ट क्वेश्चन टू यू फॉर टुडे, क्या आप लोगों ने कभी टैक्स भरा है? क्या आप लोगों ने कभी टैक्स भरा है? अरे अभी तो एग्जांपल दिया, एक्सपर्ट का रिसीट है ना, तो आपने ही तो भरा है। ऐसा सिर्फ एक्सपर्ट को ही पेमेंट किया कि आज तक जिंदगी में, जब से पैदा हुए तब से आज तक? नहीं ना। ऐसे पेमेंट्स आपने कितनी जगह किए? आपने टी शर्ट्स खरीदे, आपने स्पेक्स खरीदा, आपने शूज खरीदे, आपने सॉक्स खरीदे, आपने हैंकरचीफ भी खरीदा रहेगा, तो उस पर लिखा रहता है ब्रैकेट में एमआरपी के आगे क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। करेक्ट। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मतलब कौन से टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी के सिनेरियो में जीएसटी। तो आप सब लोगों ने अब तक बहुत टैक्सेस भरे। आपको लगता है जीन्स 1500 की थी? जीन्स 1500 की नहीं थी, आपने पेमेंट 1500 किया है। जीएसटी 1250 की थी, सॉरी जीन्स 1250 का था, और ऊपर का 250, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं आपको, क्या था? जीएसटी था। आपको समझा क्यों नहीं? क्योंकि 1500 के आगे ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बट सेलर को 1500 मिला, मगर सेलर ने वो 1500 में से कुछ पार्ट दिया गवर्नमेंट को एज जीएसटी, और बचाओ खुद के पास है। आर यू जेपिंग? जेपिंग मतलब समझ रहा है क्या आपको? ये सब कुछ समझा क्या अच्छे से आपको? यस। ऐसे ही सेम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एक दूसरा साइड होता है, जो हम लोग कल कंटिन्यू करके देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कैसे डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स काम में आता है।
और बजट बजट बजट, बहुत टाइम से आपने ये नाम सुना है, आपको कभी समझा नहीं था, तो डिटेल में हम इसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर सिलेबस की तरफ जाएंगे। कल से हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आपके नोट्स आज दिन भर में आप कभी भी कलेक्ट कर लो, हम लोग कल से प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय। का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 11:15 को रहेगा। ओके, सो यू हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक नाउ, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यू हैव you have to receive 2 books for economics. One will be this textbook, main textbook, and the other will be this chart book, which is for your revision purpose. Okay, तो 2 बुक आपको इकोनॉमिक्स के तक मिलेंगे, दोनों बुक कलेक्ट कर लेना और बाकी बुक्स भी कलेक्ट कर लेना बाकी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अकाउंट्स के बुक आपको थोड़े लेट मिलेंगे और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के बुक्स जो है वो रेडी है।